नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करेंगे संसद में हुए स्प्रे कांड की। संसद के स्प्रे कांड ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल आतंकी हमले जैसी इस वारदात ने देश की तमाम खुफिया एजेंसियों समेत सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर बल डाल दिए। 4 लोगों ने देश के तमाम काबिल अफसरों को मिलाकर बनाई गई सुरक्षा एजेंसियों को जैसे सीधी सीधी चुनौती दे दी। हालांकि अब इस मामले में पुलिस के हाथ भी खाली नहीं है। सभी आरोपी तो पुलिस के कब्जे में आ ही चुके, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली, क्योंकि लखनऊ में सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली। उसके पन्नों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे अभी डिकोड किया जाना बाकी है। सागर के दिल की गहराई में कैसे कैसे अरमान करवटें ले रही थी। एक पन्ने पर लिखा था, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही। सागर ने जो बात डायरी में बड़ी ईमानदारी से लिखी वो अपने डर की बात है। वो लिखता है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। एक जगह लिखा है कि 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते। ताकतवर व्यक्ति वो है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता है। जाहिर है सीक्रेट डायरी के पन्नों में मुमकिन है कि साजिश की तमाम बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का सिरा मिल जाए। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद, अमोल शिंदे, ललित झा और विक्की, ये वो नाम है जिन्होंने संसद को धुआं धुआं करके रख दिया। संसद की तमाम चाक चौबंद सुरक्षा को हवा में गुब्बारे की तरह उड़ाकर रख दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को हिलाकर रख दिया गया। अब ये तमाम आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो नाम संसद कांड में सामने आए हैं वो सभी अलग अलग राज्यों के। पुलिस ने इस घटना को लेकर सख्त आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। कुल 6 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया, जिनमें संसद भवन के अंदर और बाहर गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के अलावा ललित और विक्रम नाम के 2 और शख्स भी शामिल हैं। इनमें से विक्रम को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर ललित की तलाश में दबिश दे रही। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये 6 अभियुक्त पिछले 4 साल से सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जानते थे। अधिकारियों ने बताया कि उनकी विचारधारा एक ही है और इसलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन्हें किसी संगठन से ऐसा करने के आदेश मिले थे। प्रदर्शन कर रहे युवक तानाशाही नहीं चलेगी और भारत मां की जय जैसे नारे लगा रहे थे। पूछताछ के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर हिरासत में ले गए अमोल शिंदे ने कहा कि वो लोग किसानों के आंदोलन, मणिपुर संकट और बेरोजगारी के कारण नाराज थे, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सदन में ये जो वारदात हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन ये जो नया एंगल उसमें निकलकर सामने आया है कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये एक ही विचारधारा के थे। इनकी विचारधारा भी कैसी, क्रांतिकारियों वाली, और इनके पास कई क्रांतिकारियों की अलग अलग नॉवेल्स, कई अलग अलग किताबें भी मिली हैं, जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, चाह जो है वो साफ तौर पर देखी गई। लेकिन क्या ये तरीका सही था, इसको लेकर अभी फिलहाल बहुत सारी गुत्थियां सुलझना बाकी हैं, बहुत सारे अभी इसमें कड़ियां जोड़ना बाकी हैं। ये जो डायरी मिली है, इस डायरी में और क्या कुछ है उस पर भी अभी पता लगना बाकी है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है इस विचारधारा का मतलब, आखिर क्या होगा आगे, इसमें क्या कुछ इनकी मंशा थी, क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता था, तमाम चीजें हैं
जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा, संवाददाता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवेश शर्मा, सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आज सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला, विपक्ष पक्ष का इस पर जो एक सदन में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है, राजनीति भी इस मुद्दे पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रवेश, बस वापस जाएंगे, उससे पहले आरोपी सागर की मां का क्या कुछ कहना है वो जरा हम आपको पहले सुना देते हैं। सागर कौन है आपका? बेटा है। क्या करता है? ई रिक्शा चलाता है। अच्छा, परिवार में आपके कितने लोग? 4 लोग हैं, दो बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम है? रोशन शर्मा। क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो 15 साल हो गए। अपना मकान है कि क्या है? नहीं, किराए का। आज तो उसने किया है दिल्ली में, आपको मालूम है? नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोल कर गया? बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पर कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। आज बात नहीं हुई थी फोन पर? हाँ, आज नहीं हुई बात हमारी। और यहाँ पर आपने सागर की मां को भी सुन लिया है। सागर के घर से ही एक डायरी मिली है जिसमें लिखा गया है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, कर गुजरने की इच्छा है, तमाम चीजें जो क्रांतिकारी लहजे में कहा जाए तो लिखा गया है। और खुद को क्रांतिकारी मान, एक ई रिक्शा चालक, एक मास्टर प्लान बनाया गया और उसके तहत सदन में जाने की हिम्मत जुटा पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ तो प्रोफेसर विजेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो एक कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्रांतिकारी कदम इस लिहाज से क्योंकि इन्हें ये बेरोजगारी, मणिपुर संकट और किसान आंदोलन, इन सब से ये लोग आहत थे और भगत सिंह के काफी समर्थक माने जा रहे हैं ये लोग। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? किस एंगल से किस एंगल में जा रहा है ये मामला? क्योंकि यहाँ पर एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी जिसके तहत ये कदम उठाया गया, जो कि मुझे लगता है हालांकि ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की गई। ये जो घटना हुई है, पहले तो हमें याद रखना है कि हम आजाद भारत में हैं। हम आजादी का 75वां साल मना चुके हैं। ये जो घटना हुई है, ये शुद्ध दुस्साहसिक घटना है, आतंकी घटना जैसी घटना है ये। इसमें कहीं कोई क्रांति जैसी कोई बात नजर नहीं आती। भगत सिंह का कोई गजल, भगत सिंह की कोई लाइनें याद कर लेना, भगत सिंह के बारे में डायरी में लिख लेना, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात, तरीका बिल्कुल गलत है। वो ये जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है ना कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ऐसा किया, वो देश की इन घटनाओं से नाराज थे। इस देश में बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो क्या आप संसद के अंदर कूद पड़ेंगे? संसद के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस देश में किसानों ने अपना आंदोलन किया, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं। हम आजाद भारत में हैं, लोकतंत्र है। यह संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है नई संसद में, जो हम नए संसद में पहुंच चुके हैं। और इन्होंने दिन वही चुना, संसद पर जो हमला हुआ था उसका दिन चुना, उसकी बरसी का दिन चुना। आप देखिए जरा, थोड़ा पीछे आइए। उत्तर प्रदेश का एक माफिया था अतीक अहमद, उसको 4 लोगों ने मार दिया जाके। अलग अलग जगहों से लोग आए, इकट्ठे हुए और अतीक अहमद को मार दिया। अभी जांच चल रही है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये साधारण घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विचार है, इसके पीछे कोई विचारधारा हो सकती है, इसकी पड़ताल करनी चाहिए। कहीं देश विरोधी तत्व, आतंकी संगठन रूप बदलकर नौजवानों की मानसिकता के साथ सामने तो नहीं आ रहे। हमारा नौजवान, देश का नौजवान जो सोच रहा है, सोच सकता है, उनका मुखौटा ओढ़कर, नौजवानों का मुखौटा ओढ़कर
एक पीड़ित आक्रोशित नागरिक का मुखौटा ओढ़कर आतंकवाद सामने तो नहीं आ रहा। हमें इस नजर से देखना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा की जो चूक हुई उस पर, और जो अब नया नैरेटिव सेट हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं, ऐसा है कि ये मुखौटा आतंकवाद है। आप भगत सिंह के प्रेमी हो गए तो भगत सिंह का काम करते। ये आजाद भारत है। सैंडर्स को मारने के लिए थोड़ी आप गए हो वहां कि संसद के अंदर बम विस्फोट कर दोगे, तो शुद्ध आतंकी घटना है। इनके तार कहां जुड़े हैं, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। और संसद के भीतर घुसकर स्मोक छोड़ देना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और ये किसी नौजवान की पीड़ा के प्रदर्शन का तरीका भी नहीं है। लोकतंत्र में अपने गुस्से को जाहिर करने के तरीके तय हैं, और जो एक बात ये कह रहे हैं या इनकी ओर से कही गई है कि ये लाइमलाइट में आना चाहते थे, ये चर्चा में आना चाहते थे, तरीका गलत है। आतंकवाद अब नया करवट ले रहा है, नया रूप ले रहा है। ये नए किस्म के मुखौटे गढ़े जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा सके, ये बताया जा सके कि ये जनता की बात है, जनता का आक्रोश है ना। ठीक है, ये मैं वापस आती हूँ ब्रजेंद्र प्रताप जी आपके पास। राघवेंद्र सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि ये आतंकवाद से जुड़ा मामला था? क्योंकि अगर वो वाकई उनकी मंशा ऐसी होती तो वो कलर स्प्रे लेकर नहीं जाते, कुछ भी हो सकता था। वो वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष सब बैठे थे वहां पर, लेकिन महज केवल एक शायद संदेश देने की कोशिश की गई या कुछ भी। इस पूरे एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? भगत सिंह के नाम चिट्ठी लिखना, राघवेंद्र जी। नहीं, आपकी बात मैं सुन रहा था, और भी हमारे मित्र जो है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, अभी हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने काफी व्याख्यात्मक बातें कही। और ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय संसद में 1967 में गैर कानूनी विधेयक जो रोकथाम अधिनियम लगा, जिसकी आप चर्चा आज कर रही है, यूएपीए, अब इसमें अलग अलग प्रावधान है। 43D(2) में एक अलग प्रावधान है, उसमें एंटी टेररिज्म की बात तो है, क्योंकि इस विधेयक में जगह जगह 2004, 2008 और 2019 में भी अलग अलग बदलाव हुए हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि संसद की सुरक्षा में, जैसे हमारे स्पीकर साहब ने कहा, ओम बिरला जी ने, कि ये गैस कोई घातक गैस नहीं थी, उनका ये इस तरीके का स्टेटमेंट है, साधारण गैस थी। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सचिवालय का होता है, वो गृह मंत्रालय को बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में जब गृह मंत्रालय और सारी भी सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, 2001 का तारतम्य आपके सामने है, 13 दिसंबर का, जब 6 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी, 3 संसद कर्मी, करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि यूएपीए में सेक्शन 5 भी है। इन लोगों की पूरी जो है जन्म कुंडली खगाली जाए, और जो मुकदमा पंजीकृत विभिन्न गंभीर धाराओं में हुआ है, रिमांड पर लिया गया है। पटियाला कोर्ट ने इनको 7 दिन की रिमांड पर देगा है। पुलिस चाहेगी तो इस रिमांड को 30 दिन, 90 दिन, जितनी जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों को खंगाला जा सकता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि संसद का जो अस्तित्व है और संसद की जो मान मर्यादा है, ये निश्चित तौर पर है कि मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी वो कैसे जो है उत्तर प्रदेश के सौरभ शर्मा को जो है प्रवेश पत्र दे देते हैं, किसने उनका पास बनवाया। और इसके बाद जो आप अभी चर्चा कर रही थी कि एक महिला भी पकड़ी गई, नीलम, उसका तार हरियाणा से जुड़ा हुआ है। एक अनमोल सिंधे हैं, वो लातूर से है, महाराष्ट्र से, और जो अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, और किस किस सांसद ने इनको पास दिया और किस तरीके से इसकी स्कैनिंग हुई। क्योंकि संसद की जो पुरानी सुरक्षा, मैं खुद रहा हूं, मैंने देखा है 2000 से 14 से 2019 तक मैं लोकसभा में रहा माननीय हरवंश सिंह जी के साथ, तो मैं तमाम चीजों को बारीकी से मैंने देखा है। ये जरूर है कि राघवेंद्र सिंह जी,
ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी का फ्रेम शॉट फ्रीज हो गया है। पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद वर्मा जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवेश शर्मा, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस खबर को लेकर? अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सदन में आज हमने देखा सत्ता पक्ष विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा। अब इस मुद्दे पर राजनीति चरम सीमा पर है, लेकिन एक अलग ही एंगल निकल कर आ रहा है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये खुद को क्रांतिवीर बता रहे हैं, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाला बता रहे हैं। इनके पास से जो डायरी मिल रही है या जो किताबें मिल रही हैं वो क्रांतिवीरों की मिल रही हैं। फिलहाल क्या कुछ एंगल इसमें निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही है और जांच आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लखनऊ पुलिस की टीम के साथ आज सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंची और वहां पर उन्होंने कई दस्तावेज खंगालने की कोशिश की और जिसमें एक डायरी मिली। डायरी में भगत सिंह जैसे जो देश के लिए जान देने वाली अपने क्रांतिवीर थे उनके शब्दों के जैसी कुछ प्रणाली लिखी थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो बातें थी, जो बातें अलग थी और ये जो बातें हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों बातों में काफी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा सूत्रों के हवाले से भी सामने आ रहा है कि ललित एक डायरी सागर एक डायरी डेली लिखता था जिसमें अपनी दिनचर्या लिखता था और उसमें साफ तौर पर उसने कुछ दिन पहले ये भी लिखा था कि मैं ऐसा कुछ काम करने जा रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं अपना फायदा होगा। या बात करें कई शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जो काफी मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि जो उचित नहीं थे। लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही है, जांच ललित झा पे घूम रही थी, तो आज ललित झा भी जो है साफ तौर पर अपने आप को कर्तव्य पथ थाना में सरेंडर कर चुका है। और उसमें सबसे बड़ी अहम कड़ी निकल कर आ रही है कि 13 दिसंबर जिस दिन ये घटना हुई थी तो ललित मौके से फरार हो गया था और राजस्थान पहुंच गया था और राजस्थान होटल में रात बिताई थी। और होटल में वहां पर उसने एक महेश नाम के शख्स से मुलाकात की थी जिसके साथ वो आज दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के कर्तव्य थाने के पास महेश उसको छोड़कर चला गया। ये सारी बातें खुद ललित झा ने पुलिस को बताई। पुलिस का जो एंगल है महेश की तरफ घूमता नजर आ रहा है और पुलिस ने ललित झा को कोर्ट में भी आज पेश किया। पेश करने के बाद पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी। लेकिन प्रवेश, क्या ये बात सच है कि ललित झा जिसकी तलाश की जा रही थी, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था, क्या वो वाकई मास्टरमाइंड है या उसके पीछे और भी लोग हैं? बिल्कुल, देखिए जांच का जो एंगल है वो यही है कि इनका जो संसद में घुसने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ एक बेरोजगारी या भटके हुए युवा के तौर पे था या फिर इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। यही एक जांच का एंगल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ललित झा के पास से मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ललित झा ने गिरफ्तार होने से पहले जो है मोबाइलों को डैमेज कर दिया है। इसी कड़ी पे अब दिल्ली पुलिस की पूरी जांच घूमी हुई है और स्पेशल सेल की टीम ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ललित झा ने आखिरकार मोबाइलों के साथ छेड़छाड़ की है तो कहाँ की है और कहाँ पर है वो मोबाइल। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पवन, क्या कुछ अपडेट है सागर के घर से और क्या कुछ सबूत मिले? जी, आपको बता दें कि सागर शर्मा के घर पर लगातार जो है जांच पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो डायरी पुलिस के हाथ लगी है उस डायरी में जो है काफी कुछ उसने लिखा हुआ है। और अगर उसकी बात की जाए फेसबुक प्रोफाइल पर तो लगातार जो सरकार चल रही है, सरकार विरोधी बातें वो लगातार पोस्ट करता था और कहीं ना कहीं वो जो सरकार चल रही है उससे उसके मन में कुछ ना कुछ सरकार को लेकर नाराजगी थी कि जो उसके हिसाब से सरकार जो है ये ठीक नहीं चल रही और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर लगातार वो अपने फेसबुक के माध्यम से अपनी भड़ास निकालता था। और एक जो डायरी मिली है उस डायरी में लगातार जो है अपनी दिनचर्या को लिखता था। इसके साथ ही साथ जो उसकी डायरी में जो उसके आदर्श है वो शहीद भगत सिंह को आदर्श बनाया था उसने। और वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल की डीपी में सरदार भगत सिंह को लगाए हुए था। जो सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए क्रांति की थी वो उनको आदर्श मानता था। तो इसके हिसाब से ये जो है सरकार से नाराज था और सरकार को जो है चेतावनी देने के रूप में ये जो है संसद के अंदर इसने प्रवेश किया। जो इसके फेसबुक प्रोफाइल से और डायरी से निकलकर सामने आ रहा है उसमें कई लोगों के नाम और कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं उस डायरी में। तो फिलहाल अभी जो है एनआईए की टीम और जो कई टीमें हैं जांच वाली वो जांच कर रही कि ये जो इसके जो कॉन्टेक्ट मिले हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। साथ ही साथ जो इसके परिजन हैं इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने भी इनके जो परिजनों से बातचीत की, इनके मामा से बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो सागर शर्मा है वो इंटर तक पढ़ा दिल्ली और
बंगलोर, तीनों राज्यों से इसके कनेक्शन मिल रहे थे। और लगातार ये जो और 4 अन्य लोग पकड़े गए, उनके संपर्क में फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो ठीक है पवन, वापस आएंगे, गोविंद वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। गोविंद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एक और जहां ये एकदम अलग ही थ्योरी छोड़ रही है, देशभक्ति के नारे लगाना, साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का ये तरीका माना जा रहा है। हालांकि आगे जांच का विषय है कि क्या कोई आतंकी संगठन इसमें इन्वॉल्व था। ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये सब आपस में कनेक्टेड थे, एक ही विचारधारा थी, इसलिए दोस्त हो गए, और उसके बाद इस तरीके की एक जो सदन में हुआ वो हम सब ने देखा। कैसे देख रहे हैं इसे? नमस्कार मैडम जी। जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे अपने विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी को और चाणक्य साहब हमारे अमित शाह को मैं नमस्कार करूंगा कि उन पर जो बेरोजगार लड़के हैं, एक आतंकवादी का ही रूप है, छोटा सा रूप है, चिंगारी है, और ये बगावत की चिंगारी इन लोगों के खिलाफ फैल चुकी है और धीरे धीरे ये और फैलती चली जाएगी पूरे देश में। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह से जाकर के अपने बयान दें, ये घटना कैसे हुई, इसका आप क्या कर रहे हैं, निस्तारण क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शाह साहब को देना चाहिए। यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं। नंबर 2 हम ये कहने चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमारी देश में तो इसकी निंदा हो रही है, तो हो ही रही है, साथ साथ विदेशों में भी इस कांड की निंदा हो रही है। विदेशी लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि देश में, भारत देश में इस तरीके के असुरक्षा की भावना जो है फैल गई है। तो इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह को जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने बयान वक्तव्य जो है लोकसभा और राज्यसभा में देना चाहिए और सुरक्षा का, पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। गोविंद जी, देखिए इस पर अभी जो फिलहाल प्रतिक्रिया आई है, ओम बिरला जी ने बोला है कि इसकी जिम्मेदारी ले जाएगी, साथ ही साथ इस पर लगातार जांच की जा रही है, कार्रवाई भी होगी, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सदन में सुरक्षा का ये जो सुरक्षा में चूक का मामला आया है, इसमें जैसे कि आपने कहा कि विदेशों में भी अब कहीं ना कहीं इसको लेकर फजीहत हो रही है कि आखिर सदन में इस तरीके का हमला कैसे हो सकता है। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मंथन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं संसद में जिस तरीके से हमला हुआ और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से अलग अलग सबूत पुलिस द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसमें निकल कर आ रहा है कि उन्होंने देशभक्ति के भाव से ये कृत्य किया है। हालांकि देशभक्ति के भाव में भी इस तरीके का कृत्य करना कहीं ना कहीं गलत है, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी सूरत में। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। गोविंद, जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, और आज विपक्ष इसी की मांग कर रहा था। 2 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जवाब तो दे नहीं रहे विपक्षी जो, हेलो जी जी, हेलो जी जी गोविंद जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही जी? हाँ जी। हमारे जो विपक्षी जो है दल हैं, उनको केवल निलंबित कर देते हैं और ये लोग चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आकर के अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। विपक्षी दल इस समय बहुत कमजोर पड़ चुका है और ये सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। इतने सांसद होने के बाद मेरा तो ये सुझाव है इन लोगों से कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, इस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए। अब इनमें दमे नहीं रही गई विपक्षी दलों में, तो इस तरीके की केवल जो है वहीं पर आप धरना प्रदर्शन बस वहां कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, टीवी चैनल में आ जाते हैं। तो इससे कुछ अब काम होने वाला नहीं है। और विपक्षी दल के नेता जो है डरपोक हो गए हैं बहुत ज्यादा,
और शेष जो बचे हैं, जो डरते नहीं, वो भोंपू हो गए। भोंपू मतलब हमारे ये कि टीवी चैनल पर आ जाए उनका नाम और पत्रकार महोदय उनके विषय में कुछ कह दें। बस इतने के लिए विपक्षी दल रह गया है। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस पर कुछ नहीं जो है विपक्षी दल करना चाहता है। तो ये हमारा कहना है कि इन लोगों को ये जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चारों तरफ से घेर करके उनसे जो है उनके वक्तव्य सुनना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक हो गई, कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये सब बातें होनी चाहिए। जी ब्रजेंद्र प्रताप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुरक्षा में चूक हुई, जैसे कि भी गोविंद जी भी कह रहे थे कि विपक्ष अब केवल टीवी चैनल्स में ही दिखना चाहता है, विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। इस बात से सहमत है क्या? आज जिस तरीके से निलंबन की कार्रवाई की गई 2 सांसदों पर, क्योंकि वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दें और गृह मंत्री आकर जवाब दें। और देखिए, ये बात बिल्कुल, अगर हम ये इस एंगल को हटाएं कि वो खुद को क्रांतिवीर मान रहे थे और जनता के मुद्दे उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ा मामला जरूर है कि सदन में कैसे ये लोग आकर घुस सकते हैं, ये जो कलर स्प्रे था ये डाल सकते हैं, ये तो चर्चा का विषय है। और जिस भी सांसद ने उनके पास की अवेलेबिलिटी कराई थी, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि किस बेसिस पे उनको ये पासेस दिए गए थे? देखिए, जो ये सांसद जिसने पास दिया, पास के बाद सुरक्षा जांच हुई, वो अंदर गए। पास बनाने वाला प्रस्ताव करता है, उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, फिर भी नैतिक आधार पर उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। असली बात यह है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, वो वहां पर धुएं का बम लेकर गए। वो कोई जीवाणु हमला भी कर सकते थे, बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। और वो बेरोजगार हैं। आप कोई भी आदमी, किसी भी जांच एजेंसी ने ये पूछा नहीं है अभी कि क्या उन्होंने मनरेगा के तहत रोजगार मांगा क्या एक दिन का? कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल फेल है। अभी उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए ना, वो बेरोजगार कैसे हैं। एमटेक और बीटेक करने के बाद लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है इस देश में। और ये केवल मोदी सरकार के समय नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय भी था। बेरोजगारी अपने वक्त में हमेशा रही है। इसमें राजनीति नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मैं इस पे नहीं जाने वाला। मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा के हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के भीतर लोग घुस जाते हैं, वहां अपनी तरह का एक धुआं छोड़ देते हैं जो करीब करीब बम जैसा था। ये सुरक्षा की बड़ी खामी है। और जब देश का संसद वहां फिल्ट्रेशन हो जा रही है, वहां घुसपैठ हो जा रही है, तो फिर सामान्य तरीके से आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। इसको बेरोजगारी का मुलम्मा विपक्ष दे, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन ये शुद्ध और शुद्ध सुरक्षा पर खतरे का मामला है। सुरक्षा की चूक है, निग्लिजेंसी है। आप सामान्य तौर पर देखिए, दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या कोई, मेटल डिटेक्टर लगा है, कोई उसको बाईपास करता है, कोई उसके अंदर से जाता है, आधे स्कैनर खराब होते हैं। तो ये हम अगर सुरक्षा में लापरवाही को एक ट्रेडिशन बना लेंगे भारत में, तो खतरे दिन प्रतिदिन और बढ़ेंगे। अभी वो संसद के भीतर घुसे हैं, कल विधानसभाओं में घुसेंगे, फिर जिले स्तर पर आप देखती हैं नगर निगमों के क्या हाल हैं, कहीं मार होती है, कहीं कुछ होता है। ऐसी स्थिति में ये जो सुरक्षा है, ये फुल प्रूफ होनी चाहिए। और ये किस मानसिकता से ग्रस्त हैं, इनके मनोविज्ञान को भी समझा जाना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, ये मानसिकता का जो आपने कहा कि ये तो बड़ी बात है कि भाई ये किस मानसिकता के लोग हैं, ये तो समझना ही होगा। कर गुजरने की इच्छा या कुछ देश के प्रति, मैं कह रही हूँ देश के प्रति हो या ऐसे भी हो, जान देने की किसी की भी प्रति। अब आतंकवादी होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी जान जा सकती है, तमाम चीजें होती है। कुछ लोग खुद बम बांधकर अपने ही बॉडी पर चले आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें मरना ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत तो है ही। लेकिन देखिए, सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो भी एक गंभीर विषय है और इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। राघवेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर।
राघवेंद्र जी, देखिए ये जो लोग निकलकर सामने आए हैं, छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी इस पे अब अलग अलग एंगल से, क्योंकि जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था अभी वो भी मास्टरमाइंड नहीं निकला, अभी उसमें और कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी और क्या लगता है कि क्या वाकई किसी आतंकी संगठन का हाथ इसमें हो सकता है? राघवेंद्र सिंह जी, शायद राघवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवेश, अगर हम बात करें तो ललित झा के अलावा अभी क्या इसमें और नाम निकलने की संभावना है, महेश के अलावा भी? प्रवेश, अनम्यूट कीजिएगा। ललित झा का जो एंगल है वो पॉलिटिकल भी निकलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी जो नेता है, उन्होंने कई फोटो जो है टीएमसी के नेताओं के साथ ललित झा की पोस्ट कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये टीएमसी के लोगों के द्वारा भेजा गया है। या बात करें पूरी रूपरेखा एक राजनीति के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको साफ और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है, स्पेशल सेल की जो जांच है, वो सीधे तौर पर मैं बता दूं कई आकाओं के पास रिमोट बटन तो नहीं था, उसको लेकर लगी हुई है। क्योंकि सागर शर्मा रहता लखनऊ में है, 12वीं पास है, रिक्शा चलाता है, लेकिन फिर भी वो बेंगलोर भी जाता है, उसके अलावा दिल्ली भी आता जाता है, क्योंकि माना जा रहा है एक सामान्य आदमी सिर्फ अपने कामकाज में लगा रहता है, लेकिन सागर शर्मा वो शख्स है जो लगातार अन्य राज्यों में गतिविधि करता रहता था, आता जाता था। अपने मामा के पास गुरुग्राम में अक्सर वो आया जाया करता था, जो इस समय वो भी गिरफ्तार है। और उनका एंगल तो लंदन से जुड़ा हुआ सामने आया है, क्योंकि उनका मकान मालिक लंदन से उनको पैसे भेजता था। तो पूरा जो एंगल है वो देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं साफ तौर पर जो धाराएं लगी है यूएपीए के तहत लगी है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर ये धारा लगती है। तो कहीं ना कहीं जो जांच का एंगल है वो आतंकवादी को लेकर ही है। और मैं साफ तौर पर बता दूं कि जांच भी उसी एंगल से की जा रही है और देखने की और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कोई भी आदमी अगर नाराज है या फ्रस्ट्रेट है तो वो सीधा संसद भवन में आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। हर तरीके का लोकतांत्रिक देश है, सबकी व्यवस्था बनी है। अगर आप किसी चीज से नाराज है तो उसके लिए दिल्ली में जंतर मंतर बना है, वहां पर 24 घंटे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई शिकायत भी दे सकते हैं, लेकिन आप सीधा संसद भवन में जाकर इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके की व्यवस्था इस देश में नहीं, कहीं भी नहीं है। और मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि इसका जो एंगल है वो आतंकवादी गतिविधियों से ही जोड़ा जा रहा है। जी ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। राघवेंद्र जी, आप मानते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता नजर आ रहा है? नहीं, एकदम सही बात है। अभी हमारे मित्र कह भी रहे थे कि जो युवा पीढ़ी है ये निश्चित तौर पर है, जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के सृजन नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो माननीय हैं जिनको सदन में इन बात को उठाना चाहिए, हमारे वर्मा साहब भी बोल रहे थे कि विपक्ष का एक काम होता है कि अगर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के हित और अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अभी आपने जयपुर में घटना देखी, एक व्यक्ति के घर में घुस करके दिन दहाड़े वहां हत्या हो गई। कहने का तात्पर्य उसका इंटरकनेक्शन कहां से निकलता है। और ये निश्चित तौर पर है कि एंटी टेरर यूनिट के अंतर्गत पुलिस इन तमाम चीजों का, पुलिस भी इसमें लगी हुई, दिल्ली पुलिस फोन रिकवर करने के बाद उन तमाम चीजों का भी मैं समझता हूं खंगाला जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको पूरे विश्व में बहुत ताकतवर माना जाता है, मैं समझता हूं कि कोई भी दोषी बचने नहीं पाए। ये संसद की बात है। और इसके अलावा मैं समझता हूं जो यूएपीए इसमें 43D सेक्शन 5 में अगर एंटी टेरर में कहीं पर भी ये सब पाए जाएंगे तो मैं समझता हूं इनकी संपत्ति भी जब्त होगी, इनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और किसी भी तरीके से इन लोगों को कानून जो है उस पर कानून पे भी तमाम प्रावधान ऐसे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हमारे माननीयों को जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के सृजन होने चाहिए। भारत में आप देख लें, पढ़े लिखे लोग, केवल एक बात हो रही है बस कि जातिगत जनगणना हो जाए, केवल वोट तंत्र की बात, थोप तंत्र की बात, और जो आप चाहो थोप दो। तो यही बात हो रही है। आज इसमें विपक्ष ने अगर कोई बात सदन में उठाई है, विपक्ष को ठीक है 15 सांसदों को या 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अरे भाई, आप सड़क पे क्या उठाए, कौन सा मुद्दा आप सड़क पर लेके आ रहे हैं?
कहां हम इस बात को रख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर वर्मा जी जो कह रहे थे, विपक्ष बहुत डरा हुआ है, और यही हमारे लोकतंत्र की बात है कि जब विपक्ष डरा हुआ होता है। राघवेंद्र जी, समस्या लेकिन यही खड़ी होती है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सत्ता पक्ष अभी भी हावी है। अभी हम धीरज साहू का मामला उठा ले, अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में, कमाल का प्रदर्शन बीजेपी ने किया। उन्हें मुद्दे उठाना आता है, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल एक दो दिन जाएंगे, उसके बाद वापस अपना घर में बैठ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को समझना होगा। उसके बाद कहते हैं कि मीडिया में दिखाता नहीं है। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि बीजेपी का एक जो नेटवर्क है, आंतरिक संगठन, उनके बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ उनके साथ विश्व की सबसे ताकतवर जो बन चुकी संस्था है आरएसएस के साथ साथ तमाम रोजाना वो आप देख रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ा जाए, तो उन्होंने पसंदीदा मुस्लिम समाज का एक अलग यूनिट बना दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है जो मूलभूत मुद्दे हैं कि भाई रोजगार है, शिक्षा है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना कि युवा, किसान, ये हमारी जातियां हैं। जातिवाद की राजनीति से आप भले ही परिवारवाद, जातिवाद, कौन से राजनीतिक दल नहीं है, बीजेपी के साथ में भी तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो सत्तारूढ़ पार्टी में आ जाते हैं तो वो भी अपनी बात समाज की रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बात बहुत है कि साइबर क्राइम एक्ट में संशोधन होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, अभी मैं देख रहा हूं आए दिन जो है सोशल मीडिया में इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि तमाम बातें जो आप लोग चैनल पे दिखाना चाहते हैं, मैं राजधानी की बात कह रहा हूं कि दैनिक जागरण चौराहे के पास में कल हमारे आपके रिपोर्टर से बात हो रही थी, तो तमाम जो नेटवर्क की व्यवस्थाएं हैं, 5G आ गया, 4G काम नहीं करेगा, तो तमाम सुधार की बातें हैं। जो जनहित से जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम बातों को नहीं उठाते कि भाई कॉल ड्रॉप क्यों हो रही है, ये तमाम जो बातें हैं, ये सब बातें सदन में केवल जो है लोग मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। और निश्चित तौर पर इसका पूरा फायदा सत्ता पक्ष बहुत हावी होता जा रहा है, और विपक्ष की भूमिका, हमारे जितने भी देश के दल हैं वो केवल बड़ी बड़ी बातें केवल आपको सोशल मीडिया पे लिख देंगे, और हमारे सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो अपनी बात और उन तमाम लोगों की वेदनाओं को व्यक्त जरूर कर देते हैं, लेकिन स्पष्ट बात कोई सामने नहीं करता। जहां तक धीरज साहू की आपने बात की, तमाम ऐसी घटनाएं, अभी कन्नौज में भी तो इसी तरीके की घटनाएं हुई थी, वहां पर नहीं गया, पकड़ा गया था इत्र व्यवसायी पीयूष जैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जो हुए, रेड हुई, ईडी की जांच हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं, पीयूष जैन का मामला था शायद, जनमानस के बीच आना चाहिए। और यही बात मैं कह रहा हूं, इन लोगों को जिनको पकड़ा गया है, इनको किसने पास दिलाए, कैसे ये संसद में गए। और मैंने संसद में देखा है कि सुरक्षा कर्मी जो लोकसभा से जुड़े हुए होते हैं सचिवालय से, वो कई बार ऐसा होता कि मंत्री की गाड़ी हो या मान लीजिए सांसद की गाड़ी हो, तो मौजूदा सांसद के प्रभाव को देखकर भी कभी कभी पास चेक नहीं होते हैं, और बिना पास के भी लोग, मैं देखता था कई बार प्रभावशाली लोग अंदर चले जाते थे, दूर से दिखा दिया भाई ठीक है। उतनी तमाम, अब मैं समझता हूं इन तमाम जो घटनाओं को निश्चित तौर पर लोकसभा का जो सचिवालय है, माननीय स्पीकर साहब हैं, और देश से जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख हैं, और वहां तो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं अजीत डोभाल साहब, तो मैं समझता हूं तमाम बातें जो चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये मामला, इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा में कोई भी नहीं होनी चाहिए। और ये तो लोकसभा है जहां पूरे राष्ट्र से जुड़ करके हम प्रतिनिधि भेजते हैं, उनकी सुरक्षा का भी मामला है। ठीक तो है, इसलिए वापस ये तमाम बातें आप रखिए। किसान आंदोलन हुए, उनमें भी ये भी यही तमाम, किसान आंदोलन में भी आपने देखा ट्रैक्टर जो घटनाएं हुई, उनमें भी यूएपीए लगा था कुछ लोगों पर। तो ये तमाम धाराएं जो लग रही हैं, इसके बाद अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जांच को भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्र में जो सच्ची आस्था रखता है, मैं समझता हूं जो चाहे वो मीडिया हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे ताकतवर है, लेकिन उसको भी नहीं दबाया जाना चाहिए, उसको भी निर्भीकता से डिबेट रखना चाहिए। और डिबेट के साथ साथ सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो है, ठीक है राघवेंद्र जी, हो,
अगर हिंदू वापस आएंगे आपके पास। प्रवेश शर्मा, सोशल मीडिया पर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है सोशल मीडिया को लेकर? क्योंकि ये पता चला है कि ये लोग एक भगत सिंह से रिलेटेड उनका शायद एक पेज भी था और उस पेज पर ये लोग चर्चा करते थे, सरकार विरोधी बातें लिखी जाती थी उस पेज पर। सोशल मीडिया पर किस तरीके से पुलिस नजर रखे हुई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि सोशल मीडिया पे तो ये लोग लगातार जो है एक्टिव थे ही, और इस तरीके का इन्होंने कोई ग्रुप भी बना रखा था और उसमें लगातार जो है ऐसी एक्टिविटी करते थे। और बताया ये जा रहा है कि ये चारों जुड़े ही सोशल मीडिया के थ्रू थे, लेकिन अभी इस बात का खुलासा जांच के बाद और पुख्ता तौर पर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने एक फेसबुक पेज पे जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, लेकिन कोई भी गतिविधि करने की भी एक सीमा होती है। हर हमारे देश में एक कानून है, किसी भी देश में चले जाइए उसकी एक प्रक्रिया है, नाराजगी दिखाने का एक साफ तौर पर मैं कहूँ तो एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम के तहत ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि बातें निकलकर सामने आ रही है कि मनोरंजन जो पकड़ा गया है वो पहले जब बजट सत्र चला था इसी वर्ष में, तो वो तब भी जो है एक विजिटर पास लेकर संसद भवन की रेकी करके गया था। वो वहां पर देख के गया था कि कैसे एंट्री मिलती है, क्या क्या होगा। और मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूं तो मैं अपने एक सहयोगी के साथ बात कर रहा था, तो जिसमें चर्चा ये चल रही थी कि जिस मनोज प्रताप सिन्हा का जो लेटर लेकर वो पहुंचा है, सांसद है मैसूर के, उनका हो सकता है कि उसने फेक साइन किया, या वो इंजीनियर बताया जा रहा है कि कहीं उसने वो ना किया। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को आपको सामने हो सकता है मिल जाए। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है जो आपने भी बोला कि अभी तक जो सिन्हा है जिनके लेटर हेड पर ये पहुंचा, अभी तक वहां तक कोई भी जांच का एंगल नहीं पहुंचा है कि इसने किस प्रकार से वहां पर उनसे संपर्क किया या कैसे वो उनसे जुड़ा और उसके बाद कैसे इतनी आसानी से। क्योंकि मैं बता दूं कि अमूमन हमने देखा है कोई भी सांसद इतनी आसानी से लेटर पे साइन करके विजिटर पास के रूप में किसी को नहीं देता है, उसके पीछे बड़ी मशक्कत करनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई भी उनके पास जाता है तो जाहिर सी बात है वो किसी को नहीं देते हैं। बहुत कम रेशियो है, जब तक आप एक बहुत करीबी ना हो, नियर डियर ना हो, तब तक आपको किसी प्रकार का कोई भी लेटर कोई सांसद नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है। लेकिन सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जुड़े, उसके बाद इतनी सारी घटना को अंजाम किया, तो कहीं ना कहीं घटना की अब जांच चल रही है, अब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा। पवन, यूपी से क्या अभी पूरी जांच पूरी हो चुकी है या अभी कुछ और तथ्य निकल कर सामने आ सकते हैं? आपको बता दें कि जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार जो है उनके घर वालों से बारी बारी पूछताछ कर रही है। अभी काफी तथ्य निकलकर सामने आएंगे कि जो डायरी मिली है उसमें कई जो कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो उन कांटेक्ट नंबरों से भी बातचीत की जा रही है कि क्या कौन उसके साथ ज्यादा जिसकी बातचीत होती थी और किसके कहे हो सकता है कि कोई उसमें इसका सहयोगी रहा हो। तो फिलहाल अभी जो मोहल्ले में लोगों से बातचीत की गई है तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो सागर था वो ज्यादातर लोगों से यहाँ पर मोहल्ले के लोगों से कम बातचीत करता था और ज्यादातर ये बाहर ही रहता था। बेंगलोर और दिल्ली और हरियाणा में इसका ज्यादा समय बीतता था और जब यहाँ लखनऊ आता था तो ये अभी बैटरी रिक्शा चला रहा था और मोहल्ले के कम ही लोगों से इंटरेक्ट होता था। तो कुछ लोग उसको एक कह रहे हैं कि वो अपना जो है एकांकी स्वभाव का था और अपना अकेले ही रहता था। तो फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही, जो उसके डायरी में कॉन्टेक्ट मिले हैं और जो उसने लिखा पढ़ी की उसके आधार पर लखनऊ में उसके और कौन कौन से कनेक्शन है उसको निकाला जा रहा है। फिलहाल उसके घर वालों का साफ तौर से कहना है कि उसको ये फंसाया गया है, ब्रेन वॉश उसका किया गया है कि जिस तरह उसकी फेसबुक पे बातें सामने आई, डायरी में जो लिखा हुआ है उससे साफ तौर से ऐसा लगता है कि उसको या तो बहकाया गया है या हो सकता है उसके दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही हो क्रांतिकारी बनने की या जो भी चीजें हैं, लेकिन उसको ब्रेन वॉश भी उसका किया जा सकता है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है। जिस तरह से संसद के अंदर घुसकर वहां पर स्मोक बम ले जाकर वहां पर जो है अचानक धुआं संसद को कर देना, और ये एक बड़ी घटना है क्योंकि इसके बारे में लगभग सभी लोग की ये कोई बच्चे नहीं है, सबको इस बारे में मालूम कि देश की जो संसद है वो अति संवेदनशील स्थान होता है, वहां पर जाकर इस तरह विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं काफी घातक है। लेकिन ये लोग वहां पर जाकर इस तरह का प्रदर्शन किए तो कहीं ना कहीं इनकी जो तार है वो कहीं बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि सांसद से जो है विजिटर पास का लेना और फिर उसके अंदर जाके इस तरह का हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं जांच के बाद पूरा मामला निकलकर जब सामने आएगा तो पूरी बातें क्लियर होगी। फिलहाल इसमें कोई ना कोई और भी इनका जो वहां तक पहुंचाने वाला है वो भी इसमें शामिल रहा होगा। जांच लगातार चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के जो आलमबाग में आलमनगर में इसका जो घर है तो वहां पर लगातार अभी भी लोग अन्य अलग अलग टीमें पहुंच रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं। उसने जो भी डायरिया लिखी है, डायरिया साथ ले गए हैं, उसके साथी लोग जो है उसके मामा और
जो भी उसके साथ जिसका भी कनेक्शन है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी ऐसा और कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर बात यही आ रही कि वो जो भी डायरी में लिखना शुरू करता था सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद, जैसे भगत सिंह जब कहीं मिशन पर जाते तो इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे, तो उसने भी यही नारा जो है अपना आदर्श बना रखा था। जब भी डायरी खोलता था और लिखता था सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद लिखता था। और अभी लास्ट में जब उसने डायरी में लिखा है तो उसने ये भी लिखा है कि अब समय आ गया है और अब मुझे जो है यहाँ का त्याग करना पड़ेगा और अपने मिशन पर निकलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं उसने अपनी डायरी में लिखी हैं, तो इसको भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। उसका कहाँ कहाँ कनेक्शन था, किससे किससे वो मिलता था, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी लखनऊ से उसका कोई नया कनेक्शन निकल कर सामने नहीं है। हाँ, हरियाणा में जो उसके मौसा है उससे उनको जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, तो उनसे कनेक्शन उसका निकला है। और उसके अलावा जो दिल्ली में जहाँ पर उसकी पैदाइश हुई थी वहां पर उसकी मौसी रहती, तो वहां पे उसका कनेक्शन है। और बेंगलोर में भी काफी दिन तक वो रहा है, वहाँ नौकरी की है उसने, वहां पर भी इसकी जो बारे में बातचीत की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। क्योंकि दो लोग अंदर गए तो सागर शर्मा प्रमुख था और इसलिए उसके जो कनेक्शन है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। जी गोविंद जी, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जरा ये दर्शक भी समझे इस बात को। जैसे कि यहाँ पर अतीक अहमद का जिक्र हुआ था, उनको मारने वाले जो लोग थे वो उनकी उम्र भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी और उनका जो एजुकेशन लेवल था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। ये वाले लोग जो निकल कर आ रहे हैं सदन में, जो इन्होंने किया, इनका भी कुछ बैकग्राउंड खास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का जो भ्रम जाल लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर वाकई कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए? जिनके पास कुछ नहीं है या कोई काम नहीं है वो सोशल मीडिया पर बैठते हैं, सारा दिन बिताते हैं, फिर ऐसे ऐसे मैसेजेस या जो भी अलग अलग विचार, मैं खुद देखती हूँ, मेरे पास कई ऐसे पोस्ट आ जाते हैं कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस पेज को लाइक करिए, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप ऐसा करिए, और इस तरीके के। और देखिए, कुछ लोग, हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे तो हमें समझ में आती हैं ये सारी चीजें, ये भ्रमजाल समझ में आता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भ्रमजाल समझ नहीं आता। उनको तो लगता है कि हाँ ये हिंदूवादी पेज है या ये इस विचारधारा का पेज है, या जैसी जिसकी मानसिकता वो उसे अकॉर्डिंगली चूज करता है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और सख्ती से ध्यान देने की जरूरत है? जी, आपको बता दें जो सोशल मीडिया है उस पर पवन, मैं आऊंगी गोविंद जी से, ये सवाल था मेरा इस पर। पहले तो हमारे प्रवेश शर्मा जी के कि फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा भी प्रवेश किया गया होगा। तो इसमें हम कहना चाहते जो सीमा साहब हमारे एमपी महोदय थे, बिना परिचित से किसी को पास बना नहीं सकते थे। तो फर्जी हस्ताक्षर अगर होते उसमें तो सीमा साहब के अब तक स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी। 3 दिन हो गए घटना के, अभी तक उन्होंने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारे सिग्नेचर नहीं है या फर्जी पास हैं। ये उनका कोई ऐसा जो है स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। 3 दिन लगभग होने जा रहे हैं। दूसरी चीज, हम अभी आएंगे आपके सोशल मीडिया पर भी आएंगे बच्चों के लिए। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष का इसमें बड़ा रोल है। रोल कैसा है? ये सब वीआईपी कल्चर के लोग हो गए हैं। कोई भी से नीचे चलना नहीं चाहता है। अब जमीनी नेता इनके पास, विपक्ष के पास है ही नहीं जो धरना प्रदर्शन इस तरीके कार्रवाई कोई कर सके जिससे एक बहुत बड़ा सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव पड़े। ये जानबूझ करके अपने बस स्टेटमेंट दे करके अपने एसी कमरे में चले जाते, अपने बंगला में चले जाते, बस वही रणनीति तैयार करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हम समझते हैं कि हाथ इनका सबसे ज्यादा है कि इस तरीके कार्रवाई में ये जो है लिप्त रहते हैं। इनको जमीन पर जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं चलेगा। तीसरा इसलिए है ये लोग कि विपक्ष में भी 70-60-70% दागदार लोग हैं। जब भी कोई इस तरीके के दबाव बनाने की बात आती है तो सत्ता पक्ष के दबाव में ये लोग आ जाते हैं। कैसा ना हो मेरी पोल खुल जाए कहीं। अब हम आते हैं आपके सवाल पर कि सोशल मीडिया के द्वारा ये सब काम होते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम तरीके की और भी खबरें चला करती हैं, क्योंकि बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है इस समय। बेरोजगारी है, भुखमरी भी है। मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो हम सबको देते हैं, 81 करोड़ लोगों को, जनता को हम राहत सामग्री दे रहे हैं। आप हम जानना चाहते हैं माननीय मोदी जी से
कि 5 किलो केवल गेहूं दे करके या 1 किलो दाल दे करके, ये राशन दे करके क्या पूरे घर को चलाया जा सकता है? क्या उसको गैस नहीं लेनी है? क्या उसको बिजली का बिल नहीं भरना है? या अन्य तमाम उसके पास खर्चे नहीं है? तो इस तरीके की कार्रवाई के चक्कर में ये छोटे छोटे लड़के हैं, अपने घर की हालत देखते हैं, अपने माँ बाप की हालत देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग गलत सलत कदम उठाने के काम कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। सोशल मीडिया का इसमें कोई विशेष हाथ नहीं है। चले, ये मेरे ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस जांच एजेंसी जो है, अब इस पर जो भी जितनी भी जानकारी जुटाई जा रही है, अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, और जो जिस सांसद का ये हस्ताक्षर है या जो चीजें हैं उनमें किसका किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है या क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे सदन में हुए हमले को लेकर। सियासत शुरू हो गई है एक और, जहां विपक्ष सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एक अलग एंगल ये निकला कि जिन लोगों ने भी हमला किया वो खुद को क्रांतिवीर बता रहे हैं, देशभक्त बता रहे हैं। उनके घरों से जो सबूत निकले हैं वो कहीं ना कहीं सोर इशारा कर रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे, भगत सिंह को चिट्ठी लिखना, ये तमाम चीजें। अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या किस एंगल पर जाएगा वो देखना होगा। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।